हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम का अब जो है, अब तो भाई देखो होगा ही एग्ज़ाम। अब दिसंबर में नहीं होगा तो जनवरी में होगा, और तब नहीं हुआ तो मतलब हो जाना चाहिए। अब इसमें अब रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 2.5 साल हो चुका है और एग्ज़ाम जो है अब वो हो जाना चाहिए। तो आप लोग तो इतनी तैयारी अपनी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 2.5 साल आप लोगों को तैयारी करते होगे। अब तो केवल प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस मेरी एक, आपको पता है, एक टेस्ट सीरीज चलती है। जब जैसी एग्ज़ाम की डेट आएगी तो वो मेरी स्ट्रैटेजी वाली होती है। वो तो दिन के हिसाब से चलेगा, 40 डेज स्ट्रैटेजी और 30 डेज और जितने भी दिन का होता है। तो लेकिन वही स्ट्रैटेजी मैं अपनी उस समय एग्ज़ाम से पहले जो है चलाऊंगी। लेकिन अभी उससे पहले वार्म अप सेशंस जो हैं, तो टूअर द फोर्थ सीरीज़ हमारी पहले भी चली थी। टूअर द फोर्थ सीरीज़ है। अब आप लोगों को इसमें हेल्प के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, और जो है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। एक दिन आज मेरे को आरपीएससी वाला सेशन में डाल नहीं पाई, वो मुझे डालना था, और वो उस वाला सेशन अब मैं मोस्ट प्रोबेबली वो कल डालूंगी, आरपीएससी वाला। और ये हमारी टूअर दी फोर्थ सीरीज़ जो है ये भी अपना स्टार्ट हुई है। बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि डेट आए, और डेट आने के बाद जो है मैं उसका अपनी 30 डे स्ट्रैटेजी या 40 डे स्ट्रैटेजी जैसा भी रहेगा उसको स्टार्ट करूँगी। तो व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। तो यही वो चीज़ है कि जब आपका मन करे कि यार बस छोड़ देना है, तो अब ये सोचिए शुरू क्यों करा था। और इसी के साथ ही देखिए, अगर टाइम हो तो आप ये वाला बैच को देख सकते हैं। वैसे तो मैं आप स्टूडेंट्स के लिए ये कहती हूँ कि एक हमारा पायनियर प्रैक्टिस बैच है, परसों से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें 50 टेस्ट तो ऑलरेडी हैं, इसमें मतलब हुए हुए हैं। उनके वीडियोस, वीडियो लेक्चर, उनके जो लाइव क्लास चली थी वो वीडियो फॉर्म में है, इनकी नोट्स भी हैं। और अब 20 से ये लाइव भी चलेगा, जिसमें जितने भी टेस्ट हो पाएंगे, 10 12 15 जो भी टेस्ट हो पाएंगे वो इसमें करवाए जा रहे हैं। और ये है हमारा पायनियर प्रैक्टिस, मतलब इस समय स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्पफुल बैच रहेगा कि भाई पढ़ तो चुके हैं, अब प्रैक्टिस करनी है, तो ये बैच उनके लिए रहेगा। बात वो उस दिन भी मैं कहते कहते रह गई थी पीजीटी की। देखिए, पीजीटी की मुझे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी थी, मगर वही डेट ना आ पाने की वजह से, और उसका तो पीजीटी का ना मैं अपने ही स्टूडेंट्स के लिए एक जो है वो सीरीज़ जो है वो चल रही है। लेकिन अब मैं वैसे एक अलग से सीरीज़ जो है उसकी कोई लॉन्च नहीं कर रही हूँ। तो उसका मैं देखती हूँ कि अगर उसका कुछ हो सकता होगा तो मैं अलग देखूंगी कि पीजीटी का, कि अगर वो वीडियो फॉर्म में या किसी तरीके से हो पाएगा तो मैं अपने ही स्टूडेंट्स के लिए तो 20 तारीख से 21 से वो भी स्टार्ट होगी। चलिए, मतलब यानी कि जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, अब आप ये वाली जो पेड बैच है ये वाला आप ले सकते हैं। इंग्लिश सूत्रा पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसके बाद जो है आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखिए। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, अ पोएट मस्ट बी अ मैन, must be a man possessed of more than usual organic तो ये है हमारा पहला जो क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, अ पोएट मस्ट बी अ मैन possessed of more than usual organic intellect, sensibility, emotion या wit। वर्ड्सवर्थ के हिसाब से एक जो पोएट होता है उसके अंदर इनमें चारों में से ज्यादा क्या होना चाहिए। तो पोएट के अंदर इंटेलेक्ट, या नहीं, पोएट के अंदर आम व्यक्ति से ज्यादा क्या होनी चाहिए, सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, संवेदनशीलता ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा दैट इज सेंसिबिलिटी। दैट इज सेंसिबिलिटी। आंसर्स आप भी साथ साथ दीजिए, देखिए कैसा चल रहा है आपका भी। नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन, ही इज सेफ विद जेंटल जीसस हु सेज। फोल्डर, कोक्सन, रूथ, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि ये जो लाइन है ये गोल्सवर्दी के प्ले जस्टिस की लाइन है, और ये तब जो है लाइन बोली जाती है जब फोल्डर जो है वो गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोक्सन जो है फोल्डर के बारे में ये बात कहते हैं, तो दैट इज कोक्सन अबाउट फोल्डर। As a painter of the physical universe and of the soul, John Galsworthy is a poet. Whose comment is this? Crompton Rickett, लुई किजामिया, सैमसन, नन ऑफ दीज। तो भाई देखो, ऐसा है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये गॉल्सवर्दी के बारे में किसने कहा है? हु uttered these words about Galsworthy? And that is लुई किजामिया।
What does the idiom be all and end all means? From beginning to end, that which begins well, that which ends well, the whole and soul. देखिए ये जो idiom है ना, इसका मतलब होता है the most important thing, the most important thing. वन एंड ओनली. तो इसीलिए क्या होगा, इसका आंसर होगा द होल एंड सोल. व्हाट्स अ फार्स? फार्स क्या होता है? फार्स का मतलब होता है जिसमें आप अपना पेट पकड़ पकड़ के हंसे. तो सोचिए कि शेक्सपियर की ऐसी कौन सी कॉमेडी थी जो दैट वाज अ फार्सिकल कॉमेडी. ये एक ट्रेजेडी नहीं होती है, एंशंट प्ले नहीं होता है, फिक्शनल अप्रोच नहीं होती है. इट्स अ टाइप ऑफ कॉमेडी डिजाइन टू प्रोवोक द ऑडियंस टू सिंपल हार्टी लाफ्टर. बेली, पेट पकड़ पकड़. अगर आप लोगों ने जो है वो कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो इसी जॉनरा में आता है कि फार्स है. जबकि लव लेबर लॉस्ट वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है. और अगर एज यू लाइक इट कहें तो वो पेस्टोरल रोमांस है. तो अलग अलग जो हैं वो उन्होंने भी कॉमेडी के जॉनरास जो हैं वो लिए हैं. इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? एडम एंड ईव से हम कब मिलते हैं? तो देखिए ये पैराडाइज लॉस्ट जो है दैट्स एन एपिक. ठीक है, ये एपिक है. ये एक सेकेंडरी एपिक है, सेकेंडरी एपिक है. तो इसमें जो है सेकेंडरी एपिक में, इसमें ये मीडिया रस से स्टार्ट होता है, यानी कि इन बिटवीन. इसके अलावा इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं एडम और ईव, उनसे मुलाकात होती है बुक फोर्थ में. ठीक है, वी मीट बुक फोर्थ. इन लिसिडस द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक रेफर्स टू क्राइस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट, पोएट हिमसेल्फ, सेंट पीटर. देखिए लिसिडस जो है वो क्या है, दैट्स एन एलिजी. उन्होंने उसे मोनोडी कहा है मगर ये मोनोडी नहीं है, दैट्स अ थ्रेनडी. और ये जो है एलिजी मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की मृत्यु के उपरांत लिखी थी. लेकिन उसमें इसमें उन्होंने अपनी फिलॉसफी ऑफ पोइट्री भी जो है वो बताई है. इसमें उन्होंने अपनी जो अपना और भी चीज़ों के बारे में अपने पॉलिटिकल व्यूज़ भी बताए हैं. तो ये जो पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक, ये उन्होंने सेंट पीटर को कहा है. और ये एक वॉइस है, अब मैं इसके बारे में बताती हूँ. ये इट्स अ वॉइस इन 109 लाइन. ये जो सेंट पीटर जो है, ये लाइन नंबर 100 लाइन, ये इन लाइन नंबर which acts as a judge criticizing the clergy of English Church. तो ये सेंट पीटर को उन्होंने ये कहा है, ये 109 नंबर की लाइन में ये एक वॉइस जो है के रूप में है, जो एक जज के रूप में क्रिटिसाइज कर रहे हैं. किसको? ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्लर्जी को. ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. और अब मैं आगे बढ़ के अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ. नेक्स्ट है, बिगनिंग्स आर ऑलवेज मेसी, हु रॉट दिस फेमस लाइन? मिल्टन, गॉल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ या कीट्स? तो इसका आंसर है दैट इज गॉल्सवर्दी. बिगनिंग्स आर ऑलवेज मेसी. हेडलाइंस ट्वाइस द साइज ऑफ द इवेंट्स, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लाइन? दैट इज गॉल्सवर्दी. Wilfred Desert, the poet, is a character of Galsworthy's two novels. One is Flowering Wilderness and the other is. तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि
देखिए आप लोगों ने गोल्सवर्दी क्या एक बहुत ही फेमस जो है उनका ये पूरा का पूरा एक सागा है द फोर्साइट जो है इसमें, तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। और देखिए द फोर्साइट सागा जो आया था दैट इज़ इन 1922, उसमें 2 इंटरल्यूड्स थे। पहला जो इसका नॉवल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो 1906 में आया था, उसके बाद इंटरल्यूड आया था द इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट, फिर उसके बाद इन चांसरी आया था, फिर अवेकनिंग इंटरल्यूड है, फिर टू लेट है। उसके बाद यही इसके आ गया था मॉडर्न कॉमेडी द वाइट मंकी, साइलेंट वूइंग, सिल्वर स्पून, पासर्स बाय, स्वान सॉन्ग। उसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर था मेड इन वेटिंग, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस एंड ओवर द रिवर। तो ये ना पूरा का पूरा जो है ये इस तरीके से इनका फोर्साइट सागा का था। तो इन्होंने जो ये एक पोएट का विल्फ्रेड डेजर्ट पोएट है, ये 2 में है, एक तो फ्लावरिंग वाइल्डरनेस में है, मतलब पहले ये आए थे वाइट मंकी में, फिर है फ्लावरिंग वाइल्डरनेस में, तो ये 2 में है उनका, दैट इज द वाइट मंकी एंड फ्लावरिंग वाइल्डरनेस। व्हाट इज यूफिज्म? देखिए eupheistic style of writing in literature. what is eupheistic style of writing? तो eupheistic देखिए एक होता है यूलॉजी, यूलॉजी का मतलब होता है बहुत तारीफ करना, लेकिन हाईली ऑर्नेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग को यूफिज्म कहा जाता है या यूफिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग कहा जाता है। हाईली ऑर्नेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग जिसमें बहुत ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है, सॉर्ट ऑफ पर्पल पैच होता है। तो इसका आंसर है दैट इज सी, pompous and effective style of writing. With the reference or to the use of punctuation mark, which of the following statements is or are not correct? A dash is never used to show a sudden change in thought. A dash is used to set off words in apposition or explanation. A caret is put below and aside the word of letter if some letter or word is to be inserted. A dash is used to summarize several subjects. अब मैं आपको इसके आंसर से समझाती हूँ, जिससे इसके एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जिससे आप लोग भूलें ना। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा बस, 2 मिनट तो बहुत मांग लेती हूँ मैं, कम ही समय में बता दूंगी आप लोगों को। तो चलिए मैं डैश के एग्जाम्पल्स देना शुरू करती हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को पहला जो इसमें ये है, अ डैश इज नेवर यूज टू शो अ सडन चेंज इज थॉट। जैसे मैंने यहां पे लिखा ओ आई विश आई वर देयर, वाई थिंक ऑफ इम्पॉसिबल। तो भाई ऐसा है कि काश मैं वहां होता, अरे छोड़ो जब कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब सडन चेंज ऑफ थॉट होता है ना, तो उसको बताने के लिए डैश यूज किया जाता है, यानी कि पहला ही वो गलत है। अ डैश इज यूज टू सेट ऑफ वर्ड्स इन एपोजिशन और एक्सप्लेनेशन। इसका भी मैं बताती हूँ, जैसे अगर मैंने बोला एवरीबडी, द स्पेक्टेटर, फ्रेंड्स, प्रेज्ड हिम, तो भैया डैश की मदद से इन्हें अलग करा गया। अ कैरे इज पुट बिलो एंड असाइड द वर्ड और लेटर इज सम। कैरे का मतलब होता है ये वाला जो साइन होता है ना, इसे कैरे कहते हैं। कहना अगर कोई चीज छूट जाती है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, कैरे लगाते हैं, तो कैरे का ये सिंबल होता है, तो ये भी सही है। अ डैश इज यूज टू समराइज सेवरल सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू सेम वर्ब, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ये वाला, तो इसका आंसर है ए। इसीलिए मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से इसे बताया है। नाउ विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी? प्राइमरी ऑक्सिलरी इज आर एम, वॉज वर,
जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज मे बी यूज इंडिपेंडेंटली एज प्रिंसिपल वर्ब्स, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कॉपुला की तरह वो यूज होते हैं, जहां पर मेन वर्ब्स नहीं होते हैं वहां वो मेन वर्ब का काम करते हैं, तो सही है। प्राइमरी ऑक्सिलरी मे चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड जेंडर, बिल्कुल सही है। सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर लगता है और सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, और प्लूरल के साथ प्लूरल। प्राइमरी ऑक्सिलरीज मे बी यूज्ड एज इन्फिनेटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इफ टू प्रीसीड्स देम, आई एम, टू गो देयर, सही है। तो फिर एक ही बचा फिर भी। द सोल पर्पस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी इज टू डिमॉन्स्ट्रेट द सुपर सेगमेंटल फीचर। देखिए जो सुपर सेगमेंटल फीचर्स होते हैं ना, उसका मतलब होता है टोन, वॉइस, इंटोनेशन, इन्हें कहा जाता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी का पर्पस जो है टोन, वॉइस, इंटोनेशन, क्लस्टर्स, इन्हें बताना नहीं होता, सोल पर्पस नहीं होता, तो इसलिए आंसर है डी। When was Apology for Smectinus published? तो ये देखिए Apology for Smectinus के बारे में अब एक यहां पर देखिए, ये आई थी, ये पब्लिश हुआ था 1642 में। एक्चुअली मिल्टन wrote an apology, यानी कि ये apology for Smectinus in response to a pamphlet titled A Modest Confutation of the enamored versions। ये बिशप हॉल के द्वारा लिखा गया ये एक पैम्फलेट था, बिशप हॉल और उनके बेटे के द्वारा। तो इसी के अगेंस्ट जो है अपॉलजी फॉर स्मैक्टाइनस जो है उन्होंने पब्लिश करी थी 1642 में। मिल्टन ने ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा था? अ मॉडेस्ट कन्फ्यूटेशन ऑफ द एनिमड वर्सेस। बिशप हॉल उनके बेटे के द्वारा लिखा गया था, उसके मतलब उसके अगेंस्ट जो है फिर उन्होंने ये लिखा था, 1642 में ये पब्लिश हुआ था। deformed, unfinished, sent before my tomb into this breathing world, scars half made up। ये लाइंस किसकी हैं? ये हिस्ट्री प्लेस के इतिहास के सबसे खतरनाक विलन की है। डिफॉर्म्ड, अनफिनिश्ड, सेंट बिफोर माय टॉम इनटू दिस ब्रीदिंग वर्ल्ड, स्कार्स हाफ मेड अप, आधा अधूरा बना के मुझे भेज दिया, एंड दैट इज रिचर्ड थर्ड। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो ये जो लाइन है, अब आप देखिए, व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर पुट टुगेदर, ठीक है, एक विरोधाभासी चीजें बताने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? एंड यस, दैट इज एंटीथीसिस। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग, ये आपका पैराडॉक्स भी है। और ये देखिए, लव का ऑपोजिट मैरिज, आइडियल का ऑपोजिट रियल, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आमने सामने रखे गए हैं, दैट इज ऑल्सो एंटीथीसिस। The Dark Lady of the Sonnets is a 1910 short comedy by Dash in which William Shakespeare, intending to meet the Dark Lady, accidentally encounters Queen Elizabeth I and attempts to persuade her to create a national theatre। ये एक 20th century में एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखी हुई कॉमेडी है, दैट इज द डार्क लेडी ऑफ द सॉनेट्स। ये है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लिखी हुई एक कॉमेडी है। Who states in Shakespeare's sonnet the problem solved, sonnet 153 and 54 are not unsuitably placed as a kind of coda to the dark lady sonnets to which they relate। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज ये बताऊं कि कोडा का मतलब क्या होता है। देखिए, कोडा का मतलब होता है जो किसी चीज को सम अप करता है। लिटरेचर में सम अप करने वाले को कोडा जो है वो कहा जाता है,
ठीक है। शेक्सपियर के सोनेट, आपको पता है कि जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं, जो 153 एंड सोनेट नंबर 153 और 154 जो है, ये सोनेट नंबर 153 एंड 154, ये सोनेट्स दोनों जो हैं वो क्यूपिड को समर्पित हैं। ठीक है, सोनेट, ये जो सोनेट्स हैं ये क्यूपिड को, तो ये एक तरीके से सम अप नहीं कर रहे हैं, तो ये कोडा नहीं है। कोडा मतलब होता है जो सम अप करता है, जैसे कोई इसमें एक जो फ्रेमिंग स्टोरी या कोई चीज होता है जो सम अप करते हैं उसे कोडा कहा जाता है। ये कमेंट किसने दिया है? एल राउज ने, दैट इज गिवन बाय एल राउज, हु रॉट दैट नो पोएट कैन आस्क मोर of posterity than to be greatly honored by the great, and Johnson's words in the preface about Shakespeare's are great honor. किसने शेक्सपियर के लिए ये कहा है? इलियट, ड्राइडन, जॉनसन या आर्नल्ड? ये कहा है इलियट ने, दैट इज बाय इलियट। एंटोनिम ऑफ ग्रैंडियोज, देखो भाई ग्रैंडियोज का मतलब क्या होता है? ग्रैंड से बना है, किससे बना है? ग्रैंड से, यानी कि शानदार। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? दैट इज सिंपल, दैट इज सिंपल। ग्रैंडियोस ग्रैंड से बना तो उसका ऑपोजिट होगा सिंपल। एंटोनिम ऑफ लेसरेशन, लेसरेशन क्या होता है? एक वूंड होता है जो बढ़ता नहीं है, उस वूंड को लेसरेशन कहते हैं। तो उसका उल्टा क्या होगा? मतलब उसका जो बढ़ता नहीं है, जो हील नहीं होता, तो ऑपोजिट विल बी हीलिंग। द आंसर इज हीलिंग। एंटोनिम ऑफ इवांसेंट, दैट इज टेम्परेरी, क्षणभंगुर, तो उसका उल्टा क्या होगा? दैट इज इटर्नल। द आंसर इज इटर्नल। मीनिंग ऑफ लाउटिश, लाउटिश का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बदतमीज, बेअदब, उसे लाउटिश कहा जाता है। तो उसका ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट नहीं पूछा, उसका सिनोनिम क्या होगा? एंड दैट इज कोर्स, दैट इज कोर्स। Who wrote the fourth commendatory verse to the first folio of Shakespeare's play? शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में फोर्थ कमेंडेटरी वर्स किसने लिखी है? चार्ल्स नाइट, जेम्स मैब, जो गोथे या विल्सन नाइट। शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में जो फोर्थ कमेंडेटरी वर्स है वो लिखी गई है जेम्स मैब के द्वारा। जो थर्ड है वो लिखी गई है लियोनार्ड डिग्स के द्वारा। ठीक है दी, तो ये जेम्स मैब के द्वारा लिखी गई है। Who overcomes by force hath overcome but half his foe. The line occurs in, and that is Paradise Lost. और that's all for today. आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं टूअर, अभी फिलहाल चल रहा है हमारा टूअर दी फोर्स। अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे अपने ही बुक से और इससे क्वेश्चंस हैं, 125 क्वेश्चन की एक एग्जॉस्टिव सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पायनियर बैच, जो कि 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप जो है आप भी अपनी प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मेहनत से हम पेपर्स बनाते हैं, बहुत सारे मटेरियल में से छांट छांट के पेपर जो है वो बनाते हैं। तो आपको तो केवल और केवल जो है आप यू पे फॉर दैट, और जो है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग आपको मटीरियल और ये चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम आपकी प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एक और एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करें तो आप जो है वो हमारा बैच ले सकते हैं। और अगर आप YouTube पे प्रैक्टिस करना चाहें तो इसमें से क्वेश्चन में से क्वेश्चन जो है निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।